प्यारे बच्चों, आज जो वीडियो है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की एक लास्ट वीडियो बची है जिसमें हम परिवहन संबंधी समस्या पर ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। तो परिवहन संबंधी समस्या में किस तरीके की समस्या हमारे सामने आ सकती है और कैसे हम लोग उन समस्याओं को हल करेंगे और उनको हल करने के तरीके हम आज सीखने वाले हैं। एक ही सवाल आपको हम बताएंगे, एक आप अपनी पेपर कॉपी में करिए और आपकी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर बचता है प्रायिकता, उसके बाद की जो वीडियो आएगी वो प्रायिकता की आएगी। तो दो आपको हमने संबंध क्लियर कराए हैं। एक व्यापार संबंधी है, एक आपको व्यापार के साथ साथ मैंने बताया था आपको अगर करना पड़ जाए उत्पादन संबंधी है, और एक है परिवहन संबंधी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि लास्ट वीडियो आपको समझाई जाएगी। सवाल कैसे रहेंगे, सवाल से समझिए, मैं इसको पढ़ के बताता हूं। ये एक परिवहन संबंधी समस्या है, इसमें किस तरीके का समस्या हमारे सामने आ सकती है। P और Q दो स्थानों पर दो कारखाने स्थापित है। देखिए, जब हम किसी कारखाने को स्थापित करते हैं या कारखाना हमारा बनता है तो उसमें उत्पादन होने वाला जो माल है वो कहीं ना कहीं परिवहन के माध्यम से किन्हीं क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक कारखाने का माल अगर हम दूसरी जगह अगर भेजना चाहते हैं तो वो कितनी दूरी उस पर है और कितना परिवहन हमें खर्च करना पड़ रहा है। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा लग रहा है तो हमें इस पे विचार करना होगा कि इसको कम कैसे किया जा सके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की समस्याओं को बनाया गया है ताकि आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कैसे कम कर सकते हैं। इसमें इस सवाल में बताया गया है। जैसे ये सवाल पढ़े हैं, दो कारखाने हैं और इन स्थानों से सामान ABC 3 डिपो हैं, इनको भेजना है। अच्छा, भेजना इन डिपो की साप्ताहिक आवश्यकता जो है 5, 5, 4 समान नग मतलब कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर यानी उनकी जो कैपेसिटी है, या ये ले सकते हैं वो 5, 5, 4 समान नग ले सकते हैं। जबकि P और Q की स्थापित कारखानों की उत्पादन क्षमता जो है 8 और 6 नग साप्ताहिक है, वो इतना उत्पादन भी कर सकती है। अब ये देखना होता है कि ये 8 और 6 14 नग इन दोनों कारखानों से स्थापित होते हैं, यानी प्रोडक्ट होते हैं, और इनकी आवश्यकता भी 5 और 5 10 और 4 14 की आवश्यकता है। तो ये दो कारखाने इन तीनों डिपो को माल सप्लाई कर सकते हैं या भेज सकते हैं। अब इस पे देखना ये होता है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देखेंगे कि किस तरीके से हम एक कारखाने से डिपो ABC को माल भेजते हैं तो कितना चार्ज हमसे लिया जाता है पर नग के हिसाब से, तो हम वहां डिसाइड करेंगे कहां से हम ज्यादा से ज्यादा माल वहां भेज सके। तो अब ये दे रखा है प्रत्येक नग पर परिवहन व्यय निम्न सूचीबद्ध दिया गया है। जैसे से से मतलब P से A तक, P से B तक और P से C तक भेजने के चार्ज अलग अलग दिए गए हैं। देखिए, ये मूल्य दे रखा, यहाँ P से A तक भेजने का 160 रुपए पर नग खर्च होता है। यानी मेरा कहने का मतलब सबसे ज्यादा खर्च 160 रुपए इस डाटा में दिखाया गया है जो P से A तक भेजने। हो सकता है ये दूरी A की बहुत ज्यादा दूर है, P से B तक भेजने में 100 रुपए चार्ज हो रहा है और P से C तक भेजने में 150 रुपए चार्ज होता है। ऐसी Q कारखाने से A तक भेजते हैं वही माल जो नग भेजो 100 रुपए, यानी यहाँ 160 है, 100 रुपए यहाँ कम हो जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इससे ज्यादा माल उठाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये Q से 120 और ये 100 रुपए, यानी हर स्थिति में कारखाना Q से हम अगर माल उठाएं तो हमारा परिवहन खर्च कम हो जा रहा है। लेकिन कारखाने Q की जो कैपेसिटी है वो 6 नग पर साप्ताहिक बनाने की है और आवश्यकता के अनुसार हमें P से भी लेना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कम से कम लिया जाए ताकि हमारा व्यय कम रहे, खर्च कम रहे। तो इस तरीके की समस्याओं को कैसे हल करना है हम विचार कर लेते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, इसमें एक डाटा इस तरीके से बनाया जाता है, वो आप देखिए ध्यान से। हम पहले यहां लेंगे
कारखाना, ये हो गया P, कारखाना P, और एक कारखाना है आपका Q, इसको लिया जाएगा Q। दो कारखाने हैं, डिपो A, B और C। ये डिपो A है, ये B है, ये C है, ये डिपो है भाई बच्चों। डिपो A, डिपो B और डिपो C, तीन डिपो हैं। पहले कारखाने से जो उत्पादन क्षमता है वो 8 नग है पर साप्ताहिक, इसकी है 6 नग पर साप्ताहिक। अब मान लीजिए अब हमें डिपो 1 को चाहिए 5 नग, डिपो B को भी 5 नग चाहिए और C को 4 नग चाहिए, यानी टोटल जो नग है 8 और 6 14 है, और 5 और 5 10 और 4 14 है। यहां से पूर्ति हो सकती है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हम डिपो A पर 5 नग कारखाना P से लें या Q से लें। अगर P से लें, अगर 5 के 5 हम P से ले लेते हैं तो उसका 160 रुपए चार्ज है, Q से लेने पर हमें 100 रुपए चार्ज मिलता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा ज्यादा से ज्यादा Q से लिया जा सके, लेकिन जब आवश्यकता ज्यादा हो जाती है तो हमें रेट को बढ़ाकर भी लेना पड़ता है, यानी परिवहन खर्च ज्यादा देकर भी हमें वो पूर्ति करनी पड़ती है। तो यहां मान लीजिए, माना जाए, माना कारखाना P से X नग, माना कारखाना P से A को नग X और कारखाना Q से B को नग Y लिए जाते हैं, मान लेते हैं। तो मेरे बच्चों, जब ये X नग लेता है तो X नग हमें पता नहीं कितने हमारे पास होंगे। अब हमारे पास कारखाने तो ही है, या तो P है या Q है। मान लीजिए या तो ये 5 के 5 ले लें, और 5 भी अगर पूरा ना मिल पा रहे हो तो अगर कम मिल रहे हैं तो हमें Q से लेना पड़ेगा बचा हुआ भाग। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मान लीजिए X नग क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि X नग इसमें से लिए, या तो वो 5 के 5 ले, जब 5 लेगा तो Q से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर X यहाँ 3 ही लिएगे तो बाकी को तो इससे लेने पड़ेंगे। तो कितने लेने पड़ेंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास हमें लेने कितने थे 5, तो X हमने इससे ले लिए, तो ये बच गया 5 माइनस X नग। मेरी बात समझ गए होंगे बच्चों। ये तो आपका हिसाब हो गया डिपो A का। डिपो P से लिया X और डिपो Q से लिया 5 माइनस X, जो बचे हुए, अगर 3 इससे लिए तो 2 इससे ले लिए। बात क्लियर। अब डिपो P से कारखाना P से डिपो B का हिसाब देखते हैं। यहां Y मान लिया गया है, Y नग। वही बात यहां आ जाती है, जब इससे Y नग लिया है तो इससे तो बचे हुए नग लिए जाएंगे, और वो बचे हुए कितने हैं 6 माइनस Y, सॉरी गलत हो गया, 5 माइनस Y, क्योंकि हमारी आवश्यकता 5 की है। वही कह रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए मैंने यहां 1 लिया तो यहां से 4 लेने पड़ेंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने हिसाब बनाया है। 2 कारखाने P और एक कारखाना Q है। कारखाना P से डिपो A के लिए जो हमें नग चाहिए वो मान लिया हमने X है, तो कारखाना Q से डिपो A के लिए जो नग की रिक्वायरमेंट आवश्यकता पड़ेगी वो 5 माइनस X होगी। हमने कारखाना P से डिपो B के लिए Y नग लिए, तो बचे कितने 5 टोटल थे, Y हम ले चुके, तो 5 माइनस Y हम Q से ले लें। अब आते हैं बात C की।
देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारे पास सारा हिसाब हो जाएगा तो जो इसमें बचेगा वही हम सी को दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उसके अनुसार दे पाएंगे। जब हम ए और बी को दे चुके तो हमारे पास बचा कितना है, ये डिपेंड करेगा इस नग में से, यानी 8 में से कौन सा घटे, x माइनस वाई, यानी 8x माइनस वाई, यानी x गया y गया और 8 में से जो बचा वो c हो जाएगा। बात क्लियर? कैसे भाई, यहां मान ली 2 दिए, यहां 3 दे दिए, तो 2 और 3 5, तो 3 ही तो बचे, वो किस में से घटेंगे, 8 में से घटेंगे। क्लियर? अब बात आती है यहां, इसकी आवश्यकता है, अब इसको 4 पूरे मिले नहीं मिले, ये क्यू से लेगा, क्यू कारखाने से, और इसके पास कितनी आवश्यकता थी, 4 की, तो 4 में से जो बचा हुआ भाग है वो क्या होगा, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 में से 8 गए माइनस के 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये डाटा बनता है आपका नव डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरीके से आप नवों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात करते हैं परिवहन की। पी से ए तक नगों को ले जाने का जो चार्ज है पर नग वो है 160 रुपए। ये 160 रुपए बच्चों। और पी से बी तक 100 रुपए और पी से सी तक 150 रुपए। अब आ जाए क्यू से ए तक, क्यू से क्यू से ए तक 100 रुपए, क्यू से बी तक 120 रुपए और क्यू से सी तक 100 रुपए खर्च होता है। ये आपका हिसाब है। ऐसा आपको डाटा बनाना है पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। अब इसके बाद आता है, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी और एक दो बार आप रिपीट करेंगे, मेरी भाषा को सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसने कहा है कि हमें न्यूनतम परिवहन व्यय करना पड़े। आप इस तरीके की लीनियर प्रोग्राम बनाइए कि हम किस कारखाने से कितने नग उठाए कि हम कम से कम ट्रांसपोर्टेशन या कम से कम हम खर्च करें, परिवहन व्यय हमारा कम खर्च हो, ऐसा हम कर सके। तो ये हम कैसे करेंगे? इसने न्यूनतम कहा है तो अवरोध हमारे कितने बनते हैं आप मेरे बच्चों देखिए। सबसे पहले ये अवरोध कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी मेरे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद बहुत सारी बनने वाली है, एक्स वाई हो गया, ये आ जाइए, ये आ जाइए, सब आते हैं न्यूनतम 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर। अब या करके हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इधर ले जाएं तो ये x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 लेस देन होगा भाई, ये इधर हो गया, इसका मुंह इधर रहेगा तो लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। चिन्ह पलटेंगे तो यही बात आती है। एक 3 केस बन चुके। अब आ जाइए इस पर 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो ये भी आपका x मुंह इधर को है, लेस देन इक्वल टू 5 बनेगा। इक्वेशन नंबर 3 होगी। कैसे बनेगा? जब आप इसे इधर ले आएंगे तो इसका मुंह 5 की तरफ खुलेगा, आप इसके साथ माइनस से भाग कर भी देंगे तो भी आपको समझ आ गया। आपको लीनियर मैंने आपको भी समझाया है, रेखिक समीकरण में ये सब चीजें आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आ जाइए 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y 5 हो जाता है, समीकरण नंबर 4 होगी। और लास्ट इक्वेशन आपकी माइनस के 4 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इधर रहे और 4 इधर रहे चला जाए किसी तरीके से, तो ये बन जाए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपकी बन जाती है 5। तो 5 समीकरण आपकी यहां बनती हैं। 5 समीकरण, पांचों समीकरण के आधार पर ये सवाल आपको हल भी करना है।
मेरी बात समझ गए होंगे बच्चों। 5 समीकरण आपकी बनेगी। इसके बाद आपका बनेगा लाभ, जिसे कहते हैं न्यूनतम करणीय लाभ क्या है, वो सबसे लास्ट का जो समस्याओं का सूत्रीकरण है वो हमें निकालना है। उसे कहते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन है हमारा जेड। हमें न्यूनतम परिवहन व्यय देना पड़े, वो कैसे? भाई आपने यहां से एक्स नग लिए, एक नग पर चार्ज 160 रुपए और लिए एक्स, तो टोटल खर्च क्या हुआ? वो हो गया 160 एक्स प्लस जोड़ दे जाएंगे 100 वाई, कारखाना पी से डिपो बी के लिए, फिर 105 150 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ये कारखाना पी से ए बी सी का हो चुका। अब कारखाना क्यू से आइए। क्यू से आपका है 100 5 माइनस एक्स 120 5 माइनस वाई प्लस 100 एक्स प्लस वाई माइनस 4। कैलकुलेशन करेंगे, सब खोल लेते हैं। 160 एक्स 100 वाई मैडम 100 वाई 0 1200 माइनस 150 एक्स माइनस 150 वाई प्लस 500 100 एक्स 12 5 60 600 माइनस 120 वाई प्लस 100 एक्स 100 वाई माइनस 400। तो इस तरीके से हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो कोई एक रिजल्ट निकल कर आएगा, वो आप हम देखते हैं क्या बनता है। तो वो यहां है 160 एक्स, ये है 160 एक्स। फिर इसके बाद 160 को देखिए यहां, इसके बाद माइनस 150 और फिर 100 प्लस के, फिर 100 प्लस के, ये इससे ये कैंसिल हो गया। 160 में से 150 जाएंगे तो ये बचेंगे 10 एक्स। वाई बाई ये 100 वाई प्लस के हैं और 100 वाई ये भी प्लस के हैं, तो 200 वाई हो जा रहा है। और 200 वाई में 120 हमारे माइनस के, 200 वाई ये हो गया, हाँ 200 वाई ये हो जाता है, और 150 और 120 270 ये हो जाता है। तो ये बचे माइनस के 70। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यहां माइनस के 70 आपके बन जाते हैं वाई। तो एक्स और वाई का हमारा रिजल्ट आउट हो चुका है, निकल चुका है। अब आप हमारे पास है संख्या, प्लस के कितने हैं, माइनस के कितने, 1200 600 1800 आप 500 2300। 2300 में से हम 400 लेस करेंगे, तो 400 लेस करने के बाद हमारे बनते हैं 1900 प्लस 1900। ये हमारा बन गया है हिसाब जेड की वैल्यू। ये न्यूनतमकरण आपका जेड का मान आ जाता है, इसे बोलते हैं उद्देश्य फलन। चौथा पॉइंट ये होता है। अब हमें क्योंकि आलेख खींचना है तो ये सारी समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हमारी इधर रहेगी, इधर का पार्ट आपने देख लिया, इसको मैं रफ कर दूंगा। इसके बाद आलेख खींचा जाता है। आलेख में जितनी भी समीकरण हमें दी गई है उन पर गौर करेंगे। सबसे पहला
इनके बिंदुओं का पता लगाना होता है कहां से कौन किसके प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे मैंने पहले समझाया था, एक्स वाई के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। ये दो समीकरण जो है हमारी 3 और 4, इनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु में चाहिए। तो समीकरण एक का हमें कोई 2, 3, 4, 5 इनमें हमें काम करना है और इन्हीं पर हमारा मेन फोकस भी रहने वाला है। एक समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 5। अब हम सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लेंगे। समीकरण 2 आप वैसे इक्वल टू रखेंगे जैसे पहले किया गया था, वैसे ही हम लोगों को करना भी होगा। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। इसमें x अक्ष पर जब प्रतिच्छेद करेंगे तो y 0 रहेगा, तो हमारा यहाँ 8 0 आने वाला है, और y अक्ष पर x 0 है तो y 8 आएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसी समीकरण नंबर आप इस पाइए। अच्छा, समीकरण 2 और 3 भी ले लीजिए साथ साथ। समीकरण 2 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु। अब 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या रहने वाला, देखिए x बराबर 5 है, ये x बराबर 5, यहां x बराबर 5 है तो y बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 5, 3। 2 और 3 का हो गया, 2 और 4 का भी देख लीजिए। समीकरण 2 है 4 का प्रतिच्छेद बिंदु, उसमें y बराबर दे रखा है आपका 5, तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 3 और 5। ये है आपका समीकरण 2 का सारे रिजल्ट निकल चुके, 2, 3, 5। अब आते हैं 3 और 5 के प्रतिच्छेद बिंदु। समीकरण 3 व 4, ये 4 है बेटा, के प्रतिच्छेद बिंदु x 5 और y भी 5, ये 5, 5 पर काटेंगे। अब समीकरण नंबर 5 लिखते हैं। समीकरण 5 में, समीकरण नंबर 5 में x अक्ष पर कहां काट रहा है, ये देखिए। x अक्ष पे काटेगा तो y 0 होगा। अब जब y 0 होगा तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। समीकरण 5 में y अक्ष पर, जब y अक्ष पे काटेंगे तो x 0 हो जाएगा और y बराबर 4 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाती है 0, 4 प्रतिच्छेद बिंदु। ऐसे ही 5 इसके और इसके और इसके चारों के साथ कहां कहां प्रतिच्छेद बिंदु बनाती है, वो हमें देखना है। समीकरण सेकंड के प्रतिच्छेद बिंदु हो चुके इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब आते हैं समीकरण सेकंड और फिफ्थ में। सेकंड और फिफ्थ हमारी है, पहली x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरी है x प्लस वाई बराबर 5। तो सॉरी 4, तो एक 4 है, एक 8 है। इसको अगर घटाए लेस भी करेंगे तो यहां प्रतिच्छेद बिंदु बनने वाले नहीं है। किसी भी स्थिति में ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। कारण है ये एक दूसरे के समांतर है, रेखाएं समांतर है, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु तो आएंगे नहीं। अब आएंगे किसके, थर्ड के, फिफ्थ के और फोर्थ के, फिफ्थ के। समीकरण थर्ड व फिफ्थ में। अब थर्ड हमारे x बराबर 5 है। जब x 5 है तो x का मान जैसे मैं 5 रखूंगा तो y माइनस 1 आ जाएगा, -1। तो 5 -1 हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आ जाता है। क्लियर। दूसरा हमारा है जो प्रतिच्छेद बिंदु, वो है समीकरण 4 व 5 में। x बराबर 1, y बराबर 5 है
तो यहाँ x बराबर -1 आ जाता है। जैसे मैं 5 रखूंगा तो -1 आ गया, ये हो गया -1 5। तो ये सारे निर्देशांक हमारे क्लियर हो जाते हैं कि जितनी समीकरण थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने निर्देशांकों को लिया गया है। अब हमें बनाना है ग्राफ यहाँ। तो ग्राफ में हम मुझे जगह चाहिए ये वाली, इसमें एक रेखा ये छोड़ देता हूं जो जेड का मान है, बाकी मुझे और आवश्यकता अब यहाँ नहीं है, तो मैं ये सब रब कर दूंगा। तो मैं यहाँ उद्देश्य फलन को तो इधर ले लेता हूं। उद्देश्य फलन है हमारा z बराबर 10x - 70y + 1900, या हम इसे z को 10 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, x - 7y + 190। ये भी ज्यादा बेटर है, जैसा आप चाहें वैसे लिखिए। इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी, इसका काम मैं कर चुका हूं सारा। हाँ, समीकरण की मुझे देखने के लिए मुझे जरूर आवश्यकता पड़ेगी कि कौन सी समीकरण के कौन से बिंदु थे, तो मैं इतना हिस्सा रफ कर देता हूं, बाकी समीकरण की मुझे आवश्यकता नहीं है, बाकी की इसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं, मैं इतना रफ कर लेता हूं। अब आप आइए यहां एक ग्राफ बनाने के लिए x और y लिया, O बिंदु लिया। अब हमारे पास दो समीकरण आपके पास जैसे है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये हमारे डाटा को तैयार करने के लिए दो समीकरण तो ऐसी है, आप लोग हम तीसरी और चौथी को हम वैसे ही x बराबर 5 लेके, क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा समीकरण 5 तक ही नंबर गए हुए हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब हम पहली समीकरण हमारी है थर्ड, और सेकंड समीकरण है हमारी ये, और पहली समीकरण है थर्ड जिसमें x बराबर 5 दे रखा। तो पहली समीकरण हमारी x बराबर 5 पर सीधी 5 से होती हुई निकल गई, 5 से होती हुई निकल गई। ये 5 से होती निकल गई। ये हो गया आपकी x बराबर 5। ठीक है, इसके निर्देशांक आपको पता लग गया होगा, ये है 5 0। दूसरी समीकरण है y बराबर 5, तो ये ऐसे निकलेगी। ये है y बराबर 5, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा 5 और 5। नाम रख लेंगे हम थोड़ी देर बाद। ठीक है बच्चों, अगर मैं नाम की बात करूं, इसे a ले लो, इसे b ले लीजिए, ये 0 5 है, और इसे c ले लीजिए 5 5। जैसे समीकरण, अब मेरी दो समीकरण बन चुकी है, एक ये और एक ये। अब बात करते हैं इन दोनों की। समीकरण नंबर थर्ड जो है, और सेकंड जो है, वो x एक्स पे कहां कहां काम किया था आप देखिए। x 0 8 और 8 0, 8 है यहाँ, इसका मतलब 6 7 8 लेना पड़ेगा मुझे, और मुझे ये वाला हिस्सा जो समीकरण का है, ये फोर्थ का, ये हटाना पड़ेगा। ये है मेरी x + y > 4, समीकरण नंबर ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया यहां से। ये क्योंकि मुझे थोड़ा सा 8 तक ही ले जानी है, 6 7 8, और एक समीकरण मेरी है y 5 5th, और एक समीकरण है मेरी ये x <5 थर्ड। ये भी मुझे यहां से हटानी पड़ेगी। इधर ले। तो अब मेरी जो सेकंड इक्वेशन है वो 8 0 और 0 8, यानी यहां से और यहां से निकलेगी। काट के जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं काटेंगे। छह 7 8, ये 8 से निकल के चली गई। ये समीकरण है मेरी x - y = 8।
इसमें सी तक मैंने ले लिया है। ये अगर डी ले लू मैं, डी 8 0 और ई 0 8, और जहां प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद बिंदु भी मैंने आपको बताए थे, जब 5 से रखेंगे, एक्स एक्स पे 5 है, एक्स एक्स पे 5 है तो यहां 3 हो जाएगा, 5 3 के सामने जाएगा, और वाई एक्स पे अगर 5 है तो 3 और 5 हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। अब दूसरी समीकरण आइए, दूसरी है x प्लस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 4 के लिए सबसे लास्ट इक्वेशन थी 4 और 0 4 पे काट रही है, 4 और 0 4 मेरा ये बनता है, तो ये इसके पैरेलल जाएगी, वो क्लियर हो गया था पहले ही। और ये काटती तो है नीचे जाके, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, कटवा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब मुझे यहां चाहिए 4 0 और ये है आपका 0 4। तो मैंने इनके नाम रखे अभी तक, पहली समीकरण ए बी सी, ए हो गया, बी सी डी, मैं इसका नाम रख देता हूं ई एफ, और ई तो ये हो गया, ई हो गया, ई ये हो गया एफ जी जी एच, और यहां बनता है आई। मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, मैं इसका नाम भी रखता हूं तो रख भी दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये मैंने ये दिया है आपका सामने। ये आपका एक डाटा बन जाता है, सारी इक्वेशन आपकी आ जाती है 1 2 3 4, 4 इक्वेशन थी और 5वीं थी हमारी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट हमारा ऐसा है जो सबको संतुष्ट करता है। देखो x ग्रेटर देन 0 यहां भी है, यहां भी रहेगा, y ग्रेटर देन 0 यहां भी है, यहां भी रहेगा, ये स्पेस तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब बाकी की इक्वेशन के साथ हमारा क्या रहने वाला है, आप देखिए, इसमें कहा गया है 5 वाले केसेस में, जहां इन्हें कहा y x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये 5 के बराबर है। ये वाली समीकरण क्या है, x बराबर 5 के बराबर, और वो लेस देन कह रहा तो ये अंदर रहने वाला है, क्लियर। उधर y लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये y 5 के बराबर है, और ये अंदर कह रहा तो ये अंदर ही रहने वाला है, यानी जो बाउंडेड एरिया है यहां से उठेगा, यहां से उठ रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब इन दोनों की स्थिति और देख ली है, एक समीकरण ये और ये। अब समीकरण हमारी अगर बात करें पहली की, जो ये वाली समीकरण थी जिसे हम समीकरण नंबर 2 कह के चले थे, उसकी स्थिति क्या है, समीकरण नंबर 2 की स्थिति है x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि ये इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8 है, और वो कह रहा लेस देन 8, यानी नीचे आएगा। बिल्कुल क्लियर होगी बात। दूसरी इसके बाद की जो इक्वेशन है सबसे लास्ट की, जो 5वीं है, वो कह रहा है ग्रेटर देन 4, ये 4 के बराबर है, x प्लस वाई बराबर 4, ये 4 के बराबर है, लेकिन वो कह रहा है ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन का मतलब ये ऊपर जाएगा। तो आप अगर बाउंडेड एरिया की बात करते हैं तो ये x ग्रेटर देन 0 है, ये y ग्रेटर देन 0 है, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, ये x ग्रेटर देन 5 है, ये सॉरी x लेस देन 5 है, ये y लेस देन 5 है, ये x प्लस वाई लेस देन 8 है। तो ये जो एरिया है जिसे आप हम लोग खोजते हैं, वो एरिया ऐसा है जो पूरी ये सारी समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, x y x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस x माइनस वाई बराबर 8। तो इसी पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। ये पार्ट वो है जिसे हम खोज रहे थे, जिसकी हमारी आवश्यकता थी। तो इन पर दिए गए बिंदु को कोणीय बिंदु कहा जाएगा। इन कोणीय बिंदु से हमें जो रिजल्ट निकालना है, जो हमारा मेन पार्ट रहेगा इस सवाल का। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं। समीकरण हमारी ये जरूर रहनी चाहिए, यहां आ जाएंगे आपके कोणीय बिंदु। हमारा कोणीय बिंदु अगर मैं h की बात करूं, वो है, मैं ऐसे घूम के लेके जा रहा हूं 4 0, h के बाद a की बात करूं 5 0, h a f,
5 3, F के बाद G 3 5 3 5, और इसके बाद हमारा बैठता है ये B वाला पार्ट, ये भी सेडिट में ही आता है। ये वाला भाग हमारा थोड़ा सा B और I। B है हमारा है 0 5 और I है हमारा 0 4। ये कोणिक बिंदु बनते हैं और इसी से हमारा उद्देश्य निकलना है। उद्देश्य बनाना है z बराबर 10 x माइनस 7y प्लस 19। ये हमारा उद्देश्य बना है 190, सॉरी 19 नहीं 190। तो इससे हम लोग वैल्यू रखेंगे और वैल्यू निकाल रख के हम लोग मान निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू आपकी हमारी आनी चाहिए। तो अब आप देखिए h से जब h बराबर मैं यहां रखता हूं 4, x बराबर 4 रखा हुआ है, 0 तो 0 हो गया क्योंकि 194 190 अब 4 194, तो z की वैल्यू आती है यहाँ 1940 1940 रुपए। क्लियर। इसके बाद आ जाइए आप इस पर आ जाइए a पर। x बराबर मैंने 5 रखा, 190 5 195, ये 195 ये हो गया, एक 0 इससे बढ़ जाएगा। अब मैंने यहां रखा z, x 5 रखा 5, ये हो गया, और ये हो गया 7 या 21, 195 माइनस 21 4, 21 कौन से ये वाले 195 दिए और 21 ये घटा दिए मैंने इसमें से 4 7 174, और 10 से गुणा करूंगा तो 1740 1740। ठीक है बच्चों, आप समझिएगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूं। इसके बाद आ जाइए जी पे। जी पे 3 5, x में रखूंगा 3 193 हो गया, और 5 7 5 35 35 8, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 8 में से 8 में से 3 गए 5, 198 1580 भी आया होते देखना ध्यान से। ठीक है। इसके बाद आते हैं 0 5, x बराबर 0, यहाँ 0 रखो यहाँ 5 रखो, और तो 5 रखो 7 5 35 होता है, 190 माइनस 135 5, ये 8 5, ये आपका बैठता है 1550। और लास्ट का आपका यहाँ 4 रखेंगे जब x बराबर 5 28 190 28 10 2 8 7 172। तो इतने रुपए आपके पंजीयन के बन के आ रहे हैं। आप पूरा डाटा आपके सामने है, कहीं गलती होगी तो देख लीजिए बेटा। देखो यहाँ गलती तो नहीं हुई, यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 8 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6, 162। ये आपका डाटा आपके सामने आ चुका है, ये सारा क्लियर हो गया। अब आप देखिए न्यूनतम परिवहन के बारे में समझिए। सबसे कम पैसा कहां खर्च हो रहा है, आप इस पर ध्यान करेंगे। सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है 1550 पर, यहां न्यूनतम, इससे कम तो नहीं है, ये न्यूनतम मान है। इसका मतलब है बी जो खंड है इसमें x बराबर 0, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कारखाने में से इससे हम कम से कम कितना ले सकते हैं, वो हमने समझाने की कोशिश में की है। सुसंगत बिंदु जो हमारा आया है वो है हमारा b 0 5, यानी x का मान 0 y का मान 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डाटा बनाया गया था उसमें इस कारखाने P से जहां हमारा 8 नग है और A को अगर कुछ दिया जा रहा है, वो कितने नग दिए जाने हैं भाई A को 5, तो इसमें x 0 यहां से कुछ ना ले, फायदे में रहोगे, और यहां y को 5 ले, b यहां 5 के 5 ले ले,
जब 5 इसका कंप्लीट हो गया तो यहां से नीचे से कुछ लेगा ही नहीं, वो 0 हो गया, इसका काम खत्म। क्योंकि उससे 6 ले लेते तो यहां से क्या लेगा 0, कुछ नहीं, क्योंकि फायदे में रहेगा, नुकसान हमें कम होगा। तो इसने 5 के 5 इससे ले ली, क्योंकि यहां से 100 रुपए का चार्ज था, शायद 120 रुपए चार्ज था, अगर मैं डाटा की बात करूं 120 रुपए चार्ज था या 100 रुपए था, तो यहां से कुछ नहीं लेगा। और जब इसे ये लिया, यहां से हम घटा देंगे 5 माइनस 0, तो यहां से 5 के 5 उठा ले, यहां से 5 उठा लेगा, तो इसकी कंप्लीट इसकी स्थिति यहां से कंप्लीट हो जा रही है, यहां से कुछ लेना नहीं, एक वहां से, बाकी का हिसाब सी के लिए बन जाता है। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है उत्पादन पी और क्यू से 5 और 3 नग कारखाना क्यू से 501 नग डिपो एबीसी में भेजा जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। यही हमें समझाना था। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप समझ लो यहां से कितना उठाया गया 5, यहां 1 बचा तो 1 दे दिया जाएगा आगे। कारखाने बी में पी में से पी का मैंने हिसाब बता दिया, यहां से आपको 3 देना है और यहां से 1 देना, 4 हो गया। 1 इधर, यहां 1 बच गया था ना। देखो बच्चों, इसमें 5 चले गए, इसमें 0 गया, इस पास कितना बचा 3 कुछ दोगा, किसको देंगे, इसको, यहां कारखाने को सी को, और यहां से कितना आएगा 1, तब जाकर हिसाब आपका बनता है। यानी कारखाने पी से ए को क्या जाना चाहिए 0, कारखाने पी से बी और सी को जाना चाहिए था 5 और 3। कारखाना पी से डी को, बी व सी को 5 व 3 नग, और कारखाना क्यू से, कारखाने क्यू से ए बी व सी को 501 नग जाने चाहिए। और इसका बैठा है 053, 053, ए को 0, बी को 5 और सी को 3, और यहां से ए को 5, बी को 0 और सी को 1। अगर इस तरीके से नग हम दें या इस तरीके से नग उठवाए जाए तो हम इसमें न्यूनतम परिवहन खर्च करेंगे और इससे हमें प्रॉफिट होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को बताया गया है। ये आपका सवाल था परिवहन संबंधी। 1-2 सवाल और होंगे डिपो कारखाने वगैरह के, वो आप लोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल भी है, आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।